नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और आज हम आपके सामने फिर से लेकर के उपस्थित हुए हैं सेमुषी पुस्तक कक्षा 9th संस्कृत की, जिसके पार्ट 2 जिसका नाम था स्वर्ण का कहा, उसके प्रश्नोत्तर को लेकर आज हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको जो प्रश्नोत्तर थे, जिसमें आपको हो सकता है कि आपने जब पाठ पढ़ा हो, पाठ की वीडियो जो पहली आपने देखी हो, तो उसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हो, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को अवश्य देखिए, पूरा देखिए, जिससे कि आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से मिल जाएंगे। दोस्तों और बच्चों, आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जहां जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक इसको फैलाइए और पहुंचाइए। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पार्ट 2 स्वर्ण का कहा, जिसके प्रश्नोत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। हम पहला प्रश्न आपके सामने पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पर देखते जाइए, आपको सभी कुछ आसानी से दिखाई देगा। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर हमको सिर्फ एक पद में लिखना होता है। जैसे पहला प्रश्न है, माता काम आदिशत। आपने यदि पाठ अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि माता ने सबसे पहले आदेश किसको दिया था। माता ने किसको आदेश दिया था? अपनी पुत्री को आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? कि इन चावलों की रक्षा तुम्हें खगेभ्यः, अर्थात आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों से इन चावलों की, इन तंडुलों की रक्षा आपको करनी है। तो प्रश्न था माता काम आदिशत, अर्थात माता ने किसको आदेश दिया था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे माता स्वपुत्रीम आदिशत। स्वपुत्रीम भी लिख सकते हैं या दुहिताम भी लिख सकते हैं, या केवल पुत्रीम या बालिकाम भी लिख सकते हैं। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए दुहिताम, माता दुहिताम आदिशत। दूसरा प्रश्न है, स्वर्ण काकः कान अखादत। जो स्वर्ण काक था, अर्थात सोने वाला जो कौवा था, उसने क्या खाया था? तो उसने तंडुलान अखादत। क्या खाए थे उसने? चावल खाए थे। उस बालिका के चावल उस कौवे ने, सोने जैसे कौवे ने खाए थे। तो आप उत्तर में इसके लिखेंगे तंडुलान। तीसरा प्रश्न है, प्रासादः कीदृशः वर्तते। प्रासाद अर्थात भवन, भवन जो था वह किस प्रकार का था? उस स्वर्णमय कौवे का जो मकान था, स्वर्ण काकः का जो मकान था, जो कि पीपल के वृक्ष के ऊपर बना हुआ था, वह किस प्रकार का था, किस धातु का बना हुआ था? तो इसका उत्तर है स्वर्णमयम, कि उसका जो मकान था वो किस तरह से बना हुआ था? स्वर्णमय, सोने का, पूरी तरीके से बाहर से अंदर से सभी दूर से वो सोने का मकान बना हुआ था। उसी मकान को देख करके वो बालिका आश्चर्यचकित हो गई थी। अगला प्रश्न है, गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर के उस बालिका ने क्या उद्घाटन किया या क्या खोला? तो तया अर्थात बालिकाया, घर आकर, गृहम आगत्य अर्थात घर पर आकर, तया का समुद्घाटिता, उसने किसका द्वार खोला या किसका मुंह खोला? तो अब उस कौवे ने उसको क्या दिया था वहां से, जब वह वृक्ष के ऊपर उससे मांगने गई थी अपने चावलों का मूल्य, तो उसने क्या दिया था? मंजूषा, एक संदूक उसको दिया था। तो तया का समुद्घाटिता, घर आकर के उसने क्या खोला? तो उसने संदूक खोला। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे मंजूषाम, कि गृहम आगत्य बालिकया मंजूषाम उद्घाटिता। उत्तर में लिख देंगे मंजूषा या मंजूषाम। पांचवा प्रश्न है और एक पद वाला आखिरी उत्तर है, आखिरी प्रश्न है, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषाम नयति। जो दूसरी बालिका थी, पहली बालिका तो जो थी वो निर्धन माता की पुत्री थी, इसलिए उसने तो जो सबसे छोटा था संदूक वही मांगा था, लेकिन एक और जो उसको देख करके जो दूसरी थी, जो लोभ करने वाली कन्या थी, उस कन्या ने किस तरह का मंजूषा मांगा, किस तरह का उसने संदूक उस स्वर्ण काक से बोलते हुए पक्षी से मांगा? तो बृहत्तमा, जो उसने भी, क्योंकि जब हम स्वर्ण काक के पास गए थे, जब वह बालिका स्वर्ण पहली वाली गई, तो भी जो उसने पहली बालिका को चीजें दिखाई थी, जैसे सीढ़ियां 3 दिखाई, थालियां 3 दिखाई और संदूक भी 3 दिखाए, इसी प्रकार से उसने इस कन्या को भी 3 संदूक दिखाए थे। तो जो लोभ वाली कन्या थी, जिस कन्या ने लोभ किया था, उस कन्या ने किस तरह का संदूक उस कौवे से मांगा? बृहत्तमा, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला जो संदूक था वह उसने उस कौवे से मांगा। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे बृहत्तमा। इसके बाद बच्चों आपके पहला प्रश्न खत्म होता है। पहले प्रश्न का जो का भाग था, जिसमें एक पद में उत्तर लिखने थे, वह समाप्त हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत।
अब जो प्रश्न आएंगे वह पूरे वाक्य वाले आएंगे कि आपको वाक्य बना करके उत्तर लिखना है और संस्कृत भाषा में ही इनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न मैं आपको पढ़ता हूं। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। जो निर्धन कन्या थी, निर्धन जो माता थी, उसकी जो दुहिता थी अर्थात उसकी पुत्री थी, उसका स्वभाव कैसा था, वह किस तरह की पुत्री उसकी तो थी। तो आपने यदि पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वह जो निर्धन माता की पुत्री थी वह बहुत ही विनम्र थी, मनोहर थी। तो हम इसका पूरा उत्तर लिख देंगे कि निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। विनम्रा मनोहरा च आसीत् कि तो वो किस तरह की पुत्री थी उसकी, वह विनम्र थी, बहुत ही विनम्र थी और बहुत ही मनोहर सुंदर दिखने वाली बच्ची थी। दूसरा प्रश्न है, बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। कि बालिका के द्वारा पहले अपने जीवन में पहले कभी किस प्रकार के कौवे को, काक को उसने आज तक नहीं देखा था। तो आप पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता था कि जिस प्रकार से पाठ का जो टाइटल है स्वर्ण काकः यानी स्वर्णमयम कौवा, स्वर्ण का काक, तो उससे हमें वैसे ही परिभाषित होता है कि बालिका ने किस प्रकार का कौवा पहले नहीं देखा था। स्वर्ण पक्षः जिसके सोने के पंख थे, और रजत चंचू और उसके जो चोंच थी वो कैसी थी, चांदी की चोंच थी। इस प्रकार का कौवा उस बालिका ने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा था। तो इसका संपूर्ण उत्तर हम लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षः रजत चंचु स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। कि बालिका ने किस प्रकार का कौवा कभी पहले नहीं देखा था, जिसके स्वर्ण पक्ष हो यानी सोने के पंख हो और रजत चंचू अर्थात चांदी की उसकी चोंच, खाने जिससे पक्षी खाना खाते हैं वह चांदी की हो, इस तरह का पक्षी उसने जीवन में अपने पहले कभी भी इस तरह का कौवा नहीं देखा था। तीसरा प्रश्न है, निर्धनायाः दुहिता मंजूषाम कानी अपश्यत्। जो निर्धन की पुत्री थी, निर्धन स्त्री की जो पुत्री थी अर्थात पहली वाली बालिका, उसने मंजूषायाम कानी अपश्यत अर्थात जब उसने उस कौवे के दिए हुए संदूक को घर जाकर के खोला तो उस संदूक में से क्या निकला, उसने क्या देखा। तो इसका उत्तर हमें पता था कि उसने बहुत ही बहुमूल्य रत्न उसमें देखे थे। तो इसका हम संपूर्ण उत्तर क्या लिखेंगे कि निर्धनायाः दुहिता महारहाणी हीरकाणी च अपश्यत। महारहाणी हीरकाणी च अपश्यत। निर्धनायाः दुहिता या फिर बालिकया महारहाणी हीरकाणी च अपश्यत, ये उसने उस मंजूषा में देखे थे। चौथा प्रश्न है कि बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता संजाता। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता संजाता। अब प्रश्न आता है कि बालिका क्या देखकर क्या आश्चर्यचकित हुई। उसने पहली बात तो आश्चर्यचकित वो क्यों हुई कि उसने इस प्रकार का पक्षी कभी पहले नहीं देखा था, ये उसके लिए पहला आश्चर्य था। लेकिन जब दूसरे आश्चर्य की हम बात करते हैं तो वो दूसरा आश्चर्य उसके लिए क्या था, बालिका के लिए स्वर्णमयम प्रासाद भवनम। जब उसने उसको पीपल के वृक्ष के ऊपर बुलाया कि तुम आ जाना, गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, वहां तुम आ जाना और मैं तुम्हें अपने चावल का दाम वहां दे दूंगा। तब वह सुबह होने से पहले ही वहां चली गई। जैसे ही उसने वहां जाकर के देखा तो उस पीपल के वृक्ष पर एक स्वर्णमय भवन बना हुआ था। भवन, प्रासाद अर्थात होता है भवन। तो वह भवन किस प्रकार का बना हुआ था, पूरी तरीके से स्वर्ण का बना हुआ था। उसमें हर प्रकार से एक स्वर्ण की धातु लगी हुई थी। तो हम इसका पूरा उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। बालिकया वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका ने क्या देखकर के आश्चर्यचकित हुई कि वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रासाद भवनम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। पांचवा प्रश्न है, गर्भिता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। अब गर्भिता बालिका अर्थात जो दूसरी बालिका थी जिसमें अहंकार था, जो घमंड से ओतप्रोत थी, घमंड से भरपूर थी, उसने किस प्रकार का सोपान अर्थात सीढ़ियां कौवे से मांगी और कौवे ने किस प्रकार की सोपान उसको दी। कौवे का कर्तव्य था कि उसको तीनों सोपान अलग अलग करके उसको दिखानी थी। तो उसने उसको दिखाई, पहले स्वर्ण का कहा किस प्रकार की तुम्हें सीढ़ियां मैं दूं, सोने की दूं, चांदी की दूं या तांबे की दूं।
तो उसने तांबे की मांगने के बजाय अहंकार के कारण सोने की सीढ़ियां उससे मांगी, कौवे से मांग ली। अब जब सोने की सीढ़ी के बदले उसने उसको वापस से क्या दिया, उसने उसको ताम्रमयम सीढ़ियां सोपान दिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे गर्भिता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत। जो घमंड से भरी हुई लड़की थी उसने किस प्रकार का सोपान मांगा उससे, स्वर्णमयम। ताम्रमयम चा प्राप्नोत, किंतु प्राप्त कौन सा हुआ उसको, ताम्रमयम। कौवे ने उसको कौन सा सोपान दिया, सीढ़ियां दी, तो ताम्रमयम अर्थात तांबे की सीढ़ियां उसने उसको वापस लौटाई। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 का वाला भाग है अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। आपके पाठ में कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जो इस प्रश्न से संबंधित है, और प्रश्न है कि अधोलिखित जो शब्द हैं, जो शब्द आपको नीचे लिखे गए हैं, उनके विलोम पद आपको पाठ में से ही छांट करके, पाठ में से ही ढूंढ करके लिखना है। पहला शब्द है पश्चात। पश्चात एक ऐसा शब्द होता है जिसका तात्पर्य होता है बाद में। जैसे हमने कहा कि मैं खाना खाने के पश्चात घूमने जाता हूं, तो पश्चात अर्थात होता है बाद में। तो जब पश्चात शब्द का अर्थ होता है बाद में, तो इसका विलोम पद क्या होगा, पूर्वम अर्थात पहले। पश्चात शब्द का तात्पर्य होता है बाद में, उसका विलोम पद हो जाएगा पूर्वम। दूसरा है हसितुम अर्थात हंसने के लिए, अर्थात हंसने के लिए। तो हंसने शब्द का जो विपरीत शब्द होता है वो क्या होता है, रोना। तो हंसना अर्थात हंसना, खिलखिला देना, मनोहर तरीके से जब आपको किसी प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है तब हम उस हंसते हैं अपने मन में, और जब उसके विपरीत कोई विषाद हमारे हृदय में होता है तो हम रोते हैं। तो हसितुम का विलोम शब्द हो जाएगा रोदितुम। तीसरा है अधः। अधः अर्थात होता है नीचे। अधः शब्द का तात्पर्य होता है नीचे। तो नीचे शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ऊपर। तो अधः शब्द का विलोम शब्द ऊपरी हो जाएगा। चौथा शब्द है श्वेतः। श्वेत अर्थात होता है सफेद। श्वेत अर्थात होता है सफेद। तो श्वेत शब्द के जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा कृष्ण वर्ण अर्थात काले कलर का, या अश्वेत भी हम उसको कह सकते हैं कि श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा, अश्वेत भी हो सकता है, या कृष्ण वर्ण भी हो सकता है, या कृष्ण भी हो सकता है। कृष्ण अर्थात काला, अश्वेत अर्थात भी काला, और श्वेत अर्थात गोरा। पांचवा है सूर्यास्त। सूर्यास्त अर्थात सूर्य के ढलने का समय जो होता है उसको हम सूर्यास्त कहते हैं। तो सूर्यास्त का विलोम शब्द हो जाएगा सूर्योदय। पांचवा है सुप्तः। सुप्तः अर्थात सोया हुआ। सुप्तः शब्द का अर्थात होता है सोया हुआ। तो इसका हम जागृतः भी कह सकते हैं या प्रबुद्ध भी कह सकते हैं, दोनों ही हम इसको कह सकते हैं। प्रबुद्ध भी कह सकते हैं या जागृतः भी कह सकते हैं, अर्थात जागा हुआ। ये था प्रश्न नंबर 2 का भाग। अब हम दूसरे भाग को पढ़ते हैं जिसका नाम है खा। संधिम कुरुत। प्रश्न है संधिम कुरुत। तो आपको कुछ संधि विच्छेद दिए हुए हैं पाठ के नीचे, उनके आपको संधि करना है अर्थात उनको जोड़ना है। संधि शब्द का तात्पर्य होता है जोड़ना। बच्चों आपको यदि संधि समझ में नहीं आई हो तो हमने पहले भी संधि की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखिए। उसमें यदि कोई समस्या आती है तो फिर हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको इसका भी समाधान बड़ी आसानी से कर देंगे। और एक बार हम पाठ से संबंधित जितनी संधियां हैं उन संधियों की फिर से एक बार मैं वीडियो और बना के आप लोगों को प्रेषित कर दूंगा। पहली संधि है निधन अवसत। निधन अवसत। नी में अंत में है ई और उत्तर पद के पहला अक्षर है आ, तो ई के जगह पे या हो जाएगा, या अर्थात यण संधि हो जाएगी, और इसका जो वर्ण सम्मेलन होगा संधि हो जाएगी, तब इसका जो रूप बनेगा वह बनेगा न्यवसत। इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। दूसरा है सूर्योदय। सूर्य धन उदय। सूर्य के अंत में आ है, उदय के शुरुआती वर्ण में उ है, तो आ धन उ मिलके ओ हो जाता है, जो कि गुण संधि का उदाहरण है। तो सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है। तीसरा है वृक्षस्य उपरि। वृक्षस्य में आ है, उपरि में उ है, आ धन उ मिलके ओ हो जाता है, तो बन जाता है वृक्षस्योपरि। क्या बन जाएगा, वृक्षस्योपरि। इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। चौथा है ही धन अकारयत। ही में अंत में ई है, अकारयत में आ है, ई की जगह पर या हो जाता है, दोनों मिलकर के बन जाते हैं ह्यकारयत। ही धन अकारयत बराबर ह्यकारयत। इसमें भी यण संधि हो जाती है। चा धन एकासिनी।
चाधन एकासिनी, चा में अंत में आ है, एकासिनी में ए है, आधन ए मिलके आई हो जाता है, इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि, वर्ण सम्मेलन होगा, संधि बनेगी तो इसका रूप बन जाएगा चैकासिनी, चैकासिनी। इति धन उक्त्वा, इति के अंत में ई है, उक्त्वा के अंत शुरुआती वर्ण में उ है, ई उ मिलकर के या बन जाता है, इसमें भी यण संधि हो जाती है। तो बच्चों इस आपके संधि विच्छेद वाले पार्ट में 3 प्रकार की संधि आई है, एक तो यण संधि आई है, एक गुण संधि आई है और एक वृद्धि संधि आई है। ये 3 प्रकार की संधियां आपके इस प्रश्न में थी। 3 संधियां हो गई आपकी। और संधि आपको यदि समझ में ना आई हो तो हम आपको और वीडियो बना के भेज देंगे, और अधिक समझना है तो आप मेरी एक पिछली वीडियो भी डली हुई है जिसमें आप तीनों प्रकार की अलग अलग संधियां, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सभी लिखी हुई है। स्वर संधि के भेद भी बनाए गए हैं अलग से। प्रतिधन अवदत, अगली संधि है प्रतिधन अवदत। प्रति के अंत में ई है, अवदत के शुरू में आ है, तो ई और आ दोनों के स्थान पर या हो जाता है, दोनों मिलकर बन जाता है प्रत्यवदत, इसमें भी यण संधि है। प्राधन उक्तम बराबर प्रोक्तम, प्रा में आ है, उक्तम में उ है, आ और उ मिलके ओ हो जाता है, गुण संधि बराबर प्रोक्तम। अत्र धन एव, अत्र में आ है, एव में ए है, तो आ और ए मिलकर के ऐ हो जाता है, मिल जाता है अत्रैव, दोनों मिलकर के जो संधि बनती है तो बनता है संधि का रूप अत्रैव। और इसमें भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। और है फिर तत्र धन उपस्थिता, तत्र में आ है, उपस्थिता में उ है, आ धन उ मिलकर के ओ हो जाता है, तो बन जाता है तत्रोपस्थिता। और आखिरी है यथा धन इक्षम, यथा में आ है, इक्षम में ई है, आ धन ई मिलके ए हो जाता है, बन जाता है यथेक्षम। यथेक्षम भी गुण संधि है। तो आप इसमें देखिए कि बार बार यण संधि को, गुण संधि को और वृद्धि संधि के उदाहरण ही इसमें बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आप इनको देखिए। और इस तरह के पार्ट में आपको जितने भी उदाहरण मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, उनको देखिए, समझिए उनको, जिससे कि आपको संधि समझने में आसानी होगी। तो आप इसमें देखिए कि स्वर संधि के इसमें आपको 3 भेद दिखाई दिए हैं, यण संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। ये 3 संधियां आपको इस प्रश्न में बताई गई हैं। प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको कुछ वाक्य इस प्रकार से दिए हैं जिसमें कुछ वाक्य आपको स्थूल कर दिए गए हैं। स्थूल अर्थात उनको बोल्ड कर दिए गए, इंग्लिश में हम कहें तो उनको बोल्ड कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए गए हैं। तो उन पदों को हटा करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न 9th क्लास में पहली बार ही आया होगा। इसमें क्या करना होता है, हमें एक संपूर्ण उत्तर वाला वाक्य हमें दे दिया जाता है, उस उत्तर वाले वाक्य का हमें प्रश्न में परिवर्तन करना होता है। कोई एक वाक्य उसमें ऐसा, एक शब्द उसमें ऐसा होता है जिसको हटा करके हमें उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का परिवर्तन करना होता है। जैसे हम कहते हैं मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, यह उत्तर हो गया, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अब इसका जब हमें प्रश्नवाचक शब्द बनाना है तो हम क्या कहेंगे, मेरा नाम क्या है। या जैसे हमने किसी से कहा कि तुम्हारा नाम राम है, यह उत्तर हो गया। अब जब हमें इस उत्तर वाले वाक्य का प्रश्न वाक्य में परिवर्तन करना है तो हम किस तरह से करेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह से हम उसका परिवर्तन करते हैं। तो यही आपको इस प्रश्न में करना है। आपको उत्तर दे दिया गया है, आपको इसका परिवर्तन प्रश्नवाचक वाक्य में करना है। पहला है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, ये वाक्य दिया हुआ है। अब इसमें बोल्ड शब्द जो है वो स्थूल पद कौन कौन से हैं, निर्धना स्त्री, अर्थात अब इसका हमें प्रश्न बनाना है कि ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत। निर्धना को हटा करके हमें निर्धन शब्द के आगे कीदृशी लिखना है, किस प्रकार की, क्योंकि उसका जो आंसर था वह था निर्धना, कि गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। तो निर्धन हटा करके हमें उसके स्थान पर एक प्रश्नवाचक शब्द का रिप्लेस करना है, जिसको हम कहेंगे कि ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत, गांव में किस प्रकार की स्त्री रहती थी। दूसरा प्रश्न है स्वर्णकाकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। स्वर्णकाकम निवारयंती यानी स्वर्णकाक से आग्रह करती हुई बालिका क्या प्रार्थना करती है, तो स्वर्णकाकम के स्थान पर हम लिख देंगे कम, अर्थात किनको
वह बालिका प्रार्थना करती। किसको वह बालिका प्रार्थना करती है? उत्तर हो ही गया है इसका कि स्वर्णकाक को प्रार्थना करती है। सूर्योदयात पूर्वम एव बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही बालिका वहां उपस्थित हो चुकी थी। इसका प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेगा कि किससे पहले? तो उत्तर बन जाएगा सूर्योदयात के स्थान पर कस्मात। हमें एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि जिस विभक्ति में प्रश्न होता है उसी विभक्ति में उत्तर का होना अनिवार्य होता है। तो जिस विभक्ति में, अब जैसे उत्तर है, उत्तर आपको दिया है कि सूर्योदयात, सूर्योदयात शब्द में पंचमी विभक्ति है, तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य भी कैसा होना चाहिए? पंचमी विभक्ति का ही होना चाहिए। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? कस्मात। बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत। बालिका किसकी पुत्री थी? निर्धन मातुः की पुत्री थी। तो निर्धन मातुः शब्द में पंचमी विभक्ति, पंचमी भी है और षष्ठी भी है, दोनों ही विभक्ति मातुः शब्द में होती है। तो यहाँ जो विभक्ति है वह है षष्ठी विभक्ति। तो बालिका कस्याह दुहिता आसीत, बालिका जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो निर्धन मातुः पुत्री आसीत। लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। जो लोभी बुढ़िया थी, जो दूसरी वाली जो बुढ़िया थी, लोभी थी, वह किसका रहस्य जान गई थी? तो स्वर्णकाकस्य का। तो हम स्वर्णकाकस्य के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द में लिख देंगे कस्य, कि लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम ज्ञातवती, अर्थात जो लोभी बुढ़िया थी उसने किसका रहस्य जान लिया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 और 5 एक जैसे ही है लगभग। उनको हमने क्या किया, जैसे प्रश्न नंबर 4 में है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, कि प्रकृति और प्रत्यय को संयोग कीजिए, अर्थात जोड़ दीजिए। देखिए प्रकृति क्या होती है? जो धातु होती है वह प्रकृति होती है, या शब्द होती है वह प्रकृति होती है, और उसके जो पीछे शब्द लगा दिया जाता है वह होता है प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के या किसी भी धातु के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी धातु के या किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। ये बात हमें पता होगी। तो देखिए इन्होंने दिया हुआ है बी धन लोक्री धन ल्यप। अब वी उपसर्ग है, लोक्री धातु है, और ल्यप जो है वो प्रत्यय है। तो इन सबको जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलोक्य। ल्यप प्रत्यय जहाँ भी होता है वहाँ उपसर्ग का होना अनिवार्य होता है। जहाँ ल्यप प्रत्यय नहीं होगा वहाँ उपसर्ग का अनिवार्यता नहीं है, किंतु जहाँ भी ल्यप प्रत्यय होगा वहाँ उपसर्ग की अनिवार्यता होती है। तो वी लोक्री में से क्री हट गया तो बच गया लो, और ल्यप में से ला और पा दोनों हट गए तो बचेगा केवल या। दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे? तीनों को मिलाकर विलोक्य। अगला है नी धन क्षिप धन ल्यप। निक्षिप्य, दोनों मिलाकर के क्या बना देंगे हम? तीनों को मिलाकर के शब्दों को निक्षिप्य। प्रकृति और प्रत्यय का जब हम संयोग करेंगे तो वहां बन जाएगा निक्षिप्य। आ धन गम धन ल्यप। तो आ है, गम है और ल्यप प्रत्यय है। आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तो तीनों को मिलाकर के बनाएंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? आगम्य। दृश्य धन अक्त्वा। दृश्य धातु अर्थात देखने अर्थ में होती है, और कत्वा एक प्रत्यय होता है, अक्त्वा प्रत्यय। दोनों को मिलाकर दृष्टवा शब्द का निर्माण हम कर देते हैं, दृष्टवा। दोनों जब को जब मिला देंगे तो क्या नया शब्द बन जाएगा? दृष्टवा। फिर अगला शी धन अक्त्वा। शी धातु है, सोने के अर्थ में होती है। शी धन अक्त्वा प्रत्यय है, दोनों मिला देंगे तो बन जाएगा शयित्वा, शयित्वा। अगला है लघु धन तम प्रत्यय। लघु शब्द है, तम प्रत्यय है, दोनों मिला देंगे तो बन जाएगा लघुत्तमम, लघुत्तमम। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। अभी प्रश्न नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करना। अब हम जब प्रश्न नंबर 5 में पढ़ेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करना। संयोग और विभाग दोनों ही अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। संयोग का अर्थ होता है जोड़ना, विभाग का अर्थ होता है अलग अलग करना। अभी जो हमने किया था वह संयोग किया था, अब हम उनका ही विभाग करेंगे। संयोग करने के लिए हमें 3 शब्द या 2 शब्द अलग अलग दे दिए थे। प्रकृति और प्रत्यय धन के बीच के चिन्ह के बना करके अलग अलग दिए थे। अब जो शब्द दिया है वह हमें एक शब्द दिया है, उसका हमें अलग अलग प्रकृति और प्रत्यय को निकालना है। जैसे पहला शब्द है रोदितुम, तो इसमें रोदितुम शब्द में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है वह हमें अलग अलग करना है। जैसे रोदितुम में रुद धातु है और तुमन प्रत्यय है, रुद धन तुमन। रुद अर्थात रोने के अर्थ में होती है, तुमन प्रत्यय हो जाता है, तो दोनों मिलके रोदितुम बन जाता है। तो रोदितुम का प्रकृति और प्रत्यय का जब विभाग करेंगे तो वो बन जाएगा रुद धन तुमन।
दृष्ट्वा, दृश्यधन, दृश्यधन कत्वा प्रत्यय, दृश्यधन कत्वा प्रत्यय, दोनों ही प्रत्यय अलग अलग हो जाएंगे, प्रत्यय अलग हो जाएगा और धातु अलग हो जाएगी। दृश्य अर्थात देखने अर्थ में और कत्वा प्रत्यय हो जाता है। दृष्ट्वा, विलोक्य, वि धन लोक्री धन ल्यप प्रत्यय, दोनों ही तीनों ही अलग चीज हो जाएगी। इसमें प्रकृति अलग हो जाएगी, प्रत्यय अलग हो जाएगा और उपसर्ग भी अलग हो जाएगा। तो वि धन लोक्री धन ल्यप प्रत्यय। निक्षिप्य, नी धन छिप धन ल्यप, तीनों ही चीजें अलग अलग हो जाएगी। नी अलग हो जाएगा, उपसर्ग अलग हो गया, धातु अलग हो गई और प्रत्यय भी अलग हो गया। शयित्वा, शी धन अक्त्वा, शी धन अक्त्वा, शी धातु है सोने के अर्थ में और कत्वा प्रत्यय हो जाता है, तो शी धातु हो जाएगी और प्रत्यय अलग हो जाएगा। प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति मतलब धातु या शब्द और प्रत्यय स्वतः सिद्ध हो जाता है। तो और है आखिरी वाला लघुत्तमम, लघु धन तमप प्रत्यय। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 दोनों ही एक जैसे ही हैं। प्रश्न नंबर 4 के जो उत्तर हैं वह प्रश्न नंबर 5 के प्रश्न हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना ये सिद्ध नहीं हो सकते। तो प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि कथनानि कह का कम का च कथयति। नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं, कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं, उनका आपको यह बताना है कि यह वाक्य किसने किससे कहा, यह हमें लिखना है। किसने किससे कहा, संवाद जिस प्रकार से हम होता है ना, संवाद देखते हैं कि राम ने रावण से कहा, रावण ने राम से कहा, इसी प्रकार से इस पाठ से संबंधित यह संवाद थे कि कौन सा वाक्य था जो स्वर्णकाका ने बालिका से कहा या बालिका ने स्वर्णकाका से कहा, इस प्रकार से ये वाक्य है। तो पहला वाक्य है पूर्वम प्रातराशाह क्रियताम। पहले हम क्या करते हैं, प्रातराशाह। प्रातराशाह जब हमने पढ़ा था तब हमने बताया था आपको कि नाश्ता, प्रातराशाह अर्थात नाश्ता, कि पहले हमें क्या करना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए। तो ये किसने किससे कहा था, तो आपने यदि पाठ को पढ़ा होगा, देखा होगा अच्छे से, तो आपको पता होगा कि यह स्वर्णकाका ने बालिका से कहा था। कौन सी बालिका, पहली वाली बालिका से कहा था कि पूर्वम लघु प्रातराशाह क्रियताम, कि पहले हम थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। दूसरा है सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि सूर्य के तप से, सूर्य के तप में तंडुल की, जो चावल तुमने सुखाए हुए हैं, उन चावलों की तुम्हें किससे रक्षा करनी है, खगों से अर्थात पक्षियों से तुम्हें रक्षा इनकी करनी है। तो यह वाक्य किसने किससे कहा था, तो निर्धन स्त्री ने अपनी पुत्री से कहा था। तो हम इसका यह भी लिख सकते हैं कि माता ने किससे कहा था, अपनी पुत्री से या बालिका से कहा था। तीसरा है तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, चावलों को मत खाओ, यह किसने किससे कहा था, तो स्वर्णकाका से बालिका ने कहा था। किसने किससे कहा था, तो बालिका ने स्वर्ण पक्षी से या स्वर्णकाका से कहा था। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तंडुल का मूल्य दूंगी, अर्थात या मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। यह किसने किससे कहा था, स्वर्णकाका ने बालिका से कहा था। स्वर्णकाका ने जब उसके तंडुल खा लिए थे तो वह बालिका जो थी वो रोने लगी, और उसको रोने को चुप करने के लिए उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इन चावलों का दाम दूंगा। पांचवा है आखिरी, भो नीचकाका अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयक्ष, क्या रे वो नीचकाक, मैं आ चुकी हूँ, लाओ ला करके मुझे अपने चावलों की कीमत दो। यह वाक्य किसने किससे कहा था, तो जो लुब्धा बालिका थी, जो लोभी लड़की थी, जो लोभी बालिका थी, उस बालिका ने किससे कहा था यह वाक्य, स्वर्णकाका से कहा था। यह हुआ छठवां प्रश्न। इसके बाद में सातवां प्रश्न है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान कुछ इस प्रकार से है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। आपको रिक्त स्थान दिए हैं और रिक्त स्थान के वाक्य के अंत में कोष्ठक में आपको एक शब्द दिया गया है, उस शब्द की पंचमी विभक्ति आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। आपको ध्यान रखना है कि विभक्ति प्रश्न के अनुसार पंचमी होनी चाहिए, इसलिए आपको पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग यहाँ पर करना है। जैसे पहला प्रश्न है जनः रिक्त स्थान बहिः आगच्छति, कोष्ठक में लिखा है ग्रामः, तो ग्राम शब्द की पंचमी विभक्ति हो जाएगी ग्रामात्। यदि
ये आपने शब्द रूप ध्यान से दिए हों, 8वीं क्लास में आपने कभी शब्द रूपों को पढ़ा होगा, तब आपको पता होगा कि राम शब्द, जैसे राम शब्द है, आकार शब्द रूप जो होते हैं वो अंतिम अक्षर के आधार पर चलते हैं। जैसे अकार अंत जिसके अंत में छोटा आ है, ईकारांत जिसके अंत में छोटी ई है, या उकारांत जिसके अंत में छोटा उ है, वो इनके आधार पर चलते हैं। तो ग्राम शब्द जो है, या ग्राम शब्द से ही नहीं, हम इस रिक्त स्थान में जितने भी शब्द आने वाले हैं वो सब अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। वह कैसे शब्द होते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी शब्द होंगे वह किसके आधार पर चलेंगे? राम शब्द रूप को यदि आपने याद कर लिया तो जो पूरा फॉर्मूला है वह उन्हीं के आधार पर संपूर्ण पाठ में चलना है। जैसे जनः ग्राम के स्थान पर हो जाएगा ग्रामात। ग्रामात क्यों हो गया? क्योंकि राम शब्द रूप जो होता है वह राम के स्थान पर पंचमी विभक्ति में रामात शब्द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे रामात, तो ग्राम का ग्रामात, तो हम इसके रिक्त स्थान में पूर्ति कर देंगे कि जनः ग्रामात बहिः आगच्छति, जो लोग थे वो गांव से बाहर आ गए। नद्यः रिक्त स्थान निस्सरति, कोष्टक में लिखा पर्वत, तो पर्वत का पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगी? पर्वतात। कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पर्वत से निकलती है। जहाँ भी पंचमी विभक्ति होगी उसका अर्थ होता है या तो से या अलग होना अर्थ किसी से। जैसे नदियाँ पर्वत से निकलती है तो नदी पर्वत से निकल रही है, एक तो से अर्थ भी आ रहा है और उसका अलग होना अर्थ भी यहाँ पर प्रतीत होता है। खाली स्थान पत्राणि पतंती, कोष्टक में लिखा है वृक्ष, तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष शब्द की पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगी? वृक्षात। वृक्षात पत्राणि पतंती। बालकः बिभेति, रिक्त स्थानात् बिभेति, तो सिंह शब्द लिखा है तो सिंह के स्थान पर पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगी? सिंहात। कि बालकः सिंहात बिभेति। ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, क्लेश के स्थान पर क्लेशात् हो जाएगा पंचमी विभक्ति। प्रभु भक्तम पापात् निवारयति, पाप लिखा है तो पाप की पंचमी क्या हो जाएगी? पापात् निवारयति, कि प्रभु क्या करते हैं? पाप से निवारते हैं या नैया पार लगाते हैं। तो बच्चों ये थे प्रश्नोत्तर, इस पाठ 3 के प्रश्नोत्तर थे। आपको समझ में आने जाने चाहिए, आप लिख भी लीजिए। इसके बाद में एनसीईआरटी की पुस्तक में सबसे बड़ी खासियत उसकी यही होती है कि उसमें योग्यता विस्तार के लिए अलग से चीज़ें दी जाती है, अलग से जो मटेरियल होता है वो दिया जाता है। तो आप इसकी योग्यता विस्तार जो इसके नीचे दिए गए हैं, आपकी किताब के अंतिम में दिए गए हैं पाठ के अंत में, उस योग्यता विस्तार को भी अच्छे से पढ़िए और उसमें जो कोई समस्या यदि आपको आती है तो वो आप हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। जैसे इसमें भाषा विस्तार के लिए देखिए प्रत्यय किस प्रकार से अलग अलग किए जाते हैं, प्रकृति प्रत्यय, उनका उदाहरण आपको अच्छे से समझा दिए गए हैं। इसके बाद में जैसे प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं वह आपको प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर दिखाई दिए हैं। इसके बाद में देखिए उन्होंने किस तरह से लिख दिया, विभक्तियों को लिख दिया है कि विभक्तियाँ किस प्रकार से हम अलग अलग करते हैं। इसके बाद में उन्होंने शब्दों के रूप भी आपको दिए हैं, जैसे गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, ये एक शब्द रूप है, नपुंसक लिंग के गम धातु के चलते हैं, क्षत्रिय प्रत्यय में लगा करके गम धातु से चलते हैं। तो आप इनको देखिए अच्छे से। और नपुंसक लिंग का एक शब्द जैसे लघुत्तम शब्द है, लघु शब्द है, उसमें किस प्रकार से इन्होंने अलग अलग तरप और तमप प्रत्यय कर करके दिखा दिए हैं। जैसे लघु में तरप लगाया फिर तमप लगाया, अलग अलग प्रत्यय हैं, जैसे तरप भी प्रत्यय इन्होंने लगाया और तमप प्रत्यय भी लगाए हुए। तो आपको इन दो प्रत्ययों के उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि जिन शब्दों के अंत में तमप या तरप होता है वह तरप या तमप प्रत्यय होते हैं। जैसे लघुत्तरः, लघुत्तमम्, लघुत्तमम्, तो वहाँ तरप होगा और तमप प्रत्यय होता है। तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। योग्यता विस्तार भी आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ना उचित भी है, इसलिए आप देखिए कि इनको हम छोड़ ना पाएँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।